स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, सर प्लीज बीपीएससी 110 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट मैं नहीं करवा पाया, मेरा तबीयत खराब हो गया था। अभी भी तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोच रहा हूँ आप एग्जाम देने से पहले मेरा नोट्स जरूर देख लें। मेरा नोट्स देख लेंगे और वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखिए। जब इतना मेहनत करता हूँ, आपको अगर वीडियो से समझ में आ जाता है तो नोट्स देखेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। सो पूरा समझिए, क्योंकि मेरे बात समझने के बाद आपको याद हो जाएगा, याद ही रहेगा और एग्जाम अच्छा से लिख पाएंगे। पहला काम आपको करना है, समझना है पूरा वीडियो को, आज तक अंत तक देखना है एंड आपको लास्ट में पीडीएफ ले लेना है। तो देखिए, समझिए ध्यान से। ये नहीं कि भाई कुछ से कुछ कर लें, फास्ट के चक्कर में नोट्स डाल के ले रहे हैं, नहीं। समझिए सही से। और चैनल में न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दिए। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच गया है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए, और चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो टाइटल है स्टूडेंट्स, वैश्विक राजनीति, मतलब पूरा विश्व का राजनीति। ये राजनीति कौन सी राजनीति है? विश्व भर में जो राजनीति होती है वो राजनीति है। तो ये आपका जो चैप्टर है, ये बुक का नाम है वैश्विक राजनीति, पॉलिटिकल साइंस का ही बुक है, वैश्विक राजनीति। तो इसका एग्जाम 100 मार्क्स के आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट्स। इसका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 3 घंटे आपका एग्जाम होगा। ये ध्यान रखना है। टोटल 5 क्वेश्चन का उसमें भी जवाब देना है। और इनमें से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है ना, मैंने वो लाया है जो आपके एग्जाम में देखेंगे। सो चलिए देखते हैं इसको। दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, राज्य की संप्रभुता पर वैश्वीकरण के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। राज्य के संप्रभुता, है ना, इस पर क्या करना है? वैश्वीकरण के जो प्रभाव पड़ते हैं राज्य में, ये क्या है समझिए। सबसे पहले आपको ये समझना वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है? जो पूरे दुनिया में जिससे मार्केटिंग होती है, बिजनेस होता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, बहुत सारी चीजों का जो आदान प्रदान पूरा विश्व लेवल में होता है, पूरा देश विदेश एक साथ मिलकर जब काम करता है, वही वैश्वीकरण होता है। समझिए ध्यान से, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के देश आपस में जुड़ जाते हैं, एक साथ जुड़ के काम करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ और भी। ठीक है, हर चीज में एक साथ जुड़ जाते हैं। तो आपस में जुड़ जाते हैं, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, मतलब कि हर तरह से एक साथ जुड़ जाते हैं। मतलब ये नहीं समझना है कि विश्व मतलब दुनिया कोई अलग अलग है। ठीक है, दूसरा देश अमेरिका है तो अलग है, इंडिया है तो अलग है। तो देश अलग अलग है, बट इनका सोच, इनका सब एक ही है। वहाँ वो भी इंसान है, बिजनेस जो हो रहा है, संस्कृति का आदान प्रदान, राजनीति भी हो रहा है, तो विश्व को एक साथ मिला के रखा है, एक गांव जैसा बना दिया विश्व को। इस जुड़ाव का सीधा असर राज्य की संप्रभुता पर पड़ता है। राज्य के किस पे पड़ता है? संप्रभुता पर पड़ता है। संप्रभुता तक मतलब क्या होता है? देखिए, संप्रभुता क्या होता है? संप्रभुता का मतलब होता है कि कोई देश अपने फैसले खुद ले सके, है ना। संप्रभुता मतलब क्या समझे? कि कोई भी देश क्या करता है, अपना फैसला खुद ले सकता है। वैश्वीकरण ने इस स्वतंत्रता को तरीकों से प्रभावित किया, कई तरीकों से प्रभावित किया। तो वैश्वीकरण का भी कोई टीम होता है ना। वैश्वीकरण का भी कोई बड़ा टीम होता है, जैसे कि मान लो अपना देश का सबसे खास जो सबसे बड़े होंगे, वो सरकार होंगे। कौन सा सरकार होंगे? पीएम हो गया, राष्ट्रपति हो गया, वो सबसे बड़े पद होता है उनका। तो ये क्या होते हैं? ये जो निर्णय लेते हैं, ये खुद का निर्णय ले सकते हैं। अपने देश के लिए जो निर्णय लेना है, इसे ये खुद ले सकते हैं। गृह मंत्री होता है, ये सब बहुत ही पावरफुल होते हैं देश के लिए। सबसे बड़ा असर आर्थिक रूप में दिखाई देता है। आज देश अपनी आर्थिक नीतियों को डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों के नियमों के अनुसार बदलने को मजबूर होते हैं। इससे उनके आर्थिक निर्णयों पर बाहरी दबाव पड़ता है। इसी तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी देशों के आर्थिक फैसलों को क्या करती है? प्रभावित करती है। राजनीतिक रूप से मानवाधिकार संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और वैश्विक समझौतों का प्रभाव बढ़ गया है। किसी देश की अंदरूनी, मतलब अंदर के घर के ना, देश के अंदर वाली अंदरूनी नीतियां जो होता है, उन पर वैश्विक प्रतिक्रिया होती है, जिससे राजनीतिक संप्रभुता क्या होता है? कम होता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में वैश्वीकरण ने विदेशी जीवन शैली और उपभोक्ता संस्कृति को क्या किया? बढ़ावा दिया है, जिससे स्थानीय संस्कृति पर क्या हुआ? दबाव पड़ता है।
हालांकि वैश्वीकरण ने देश को तकनीक, व्यापार और विकास के नए अवसर भी मिले हैं। तो वैश्वीकरण से नए नए तकनीक का यानी कि अलग अलग विश्व में अगर मतलब कहीं कोई दूसरा देश कोई बड़ा तकनीक का क्या है ना, उद्घाटन किया है, नए नए टेक्निक्स लाया, तो वो टेक्निक्स इंडिया में भी चल जाता है। जापान में कोई टेक्निक बनाया, चीन में बनाया, तो वो टेक्निक कहाँ पहुंच जाता है, इंडिया में पहुंच जाता है। तो इससे क्या होता है भाई, पूरे देश में, पूरे दुनिया में उनका क्या होता है, विकास होता है, पूरा दुनिया में उनका असर दिखता है और इसमें से रोजगार बनते हैं। ठीक है, और देश और दुनिया क्या होता है, आगे बढ़ता है और क्या मिलते हैं, विकास के नए अवसर भी मिलते हैं। वैश्वीकरण ने, अब देखिए ध्यान से पॉइंट को, वैश्वीकरण ने संप्रभुता को कमजोर भी किया है और नए रूप में बदला भी। संप्रभुता, वैश्वीकरण से संप्रभुता जो है वो कमजोर भी हुआ है, मतलब खुद से निर्णय लेने की शक्ति कहीं कहीं किसी किसी देश में कमजोर भी हुआ है और इसमें नया बदलाव भी हुआ है। आज का राज्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि वैश्विक प्रणाली का एक हिस्सा बन गया है। तो ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का वर्णन कीजिए। परमाणु हथियार, ये तो आप लोग जानते हैं, बम हुआ। तो परमाणु बम के प्रसार को रोकने की दिशा में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, इनके क्या प्रयास है। तो देखिए स्टूडेंट्स, परमाणु हथियार दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार माने जाते हैं। सबसे खतरनाक बम होता है जो एक पर गिर जाए तो पूरा देश को नाश कर देता है। इनका फैलाव, प्रसार रोकना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी कारण कई वैश्विक संगठन और देशों ने मिलकर ऐसे प्रयास किए हैं जिनसे दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या और उनका खतरा कम किया जा सके। ठीक है, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण कदम एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, जिसे 1968 में बनाया गया था। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों का प्रसार को रोकना, नए उद्देश्यों को परमाणु हथियार ना बनने देना। मतलब कि ये जो एनपीटी बना है, परमाणु अप्रसार संधि जो हुआ है, इन्होंने ये कहा कि ये जो परमाणु जो बम है, इसका परीक्षण ना किया जाए, इसको कहीं भी गिराया ना जाए, किसी भी देश में इसका उपयोग ना किया जाए परमाणु बम का, और ना ही इसे बनाया जाए। ठीक है, बनाने देना और शांति के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करना। अधिकतर देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, है ना। तो बहुत सारे देश ने इस पर क्या क्या हस्ताक्षर किया कि नहीं, मैं परमाणु बम नहीं गिराऊंगा, परमाणु का परीक्षण नहीं करूंगा। दूसरा बड़ा प्रयास है सीटीबीटी के द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसके तहत देशों को किसी भी प्रकार का परमाणु परीक्षण करने से रोका जाता है ना। ये इसके द्वारा, ये जो इसके प्रतिबंध संधि के द्वारा क्या होता है कि वो कोई भी देश इस परमाणु परीक्षण को रोक सकता है। इससे नए हथियारों के विकास पर रोक लगेगी, मतलब इसकी वजह से नए नए जो हथियार बनाएंगे बम से रिलेटेड, उनसे क्या होगा, रोक होगा। अगला आता है IAEA, इंटरनेशनल, है ना। अब देखो IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों को निगरानी करती है ताकि कोई देश छुप कर हथियार ना बने। ये इसके अंदर क्या होता है, कोई भी देश अगर छुप के चुरा कर अगर ये बम बनाने की कोशिश भी कर रहा है तो वो बना नहीं सकता है इसके दौरान। इसके अलावा अनेक देशों ने परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाए हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और मध्य एशिया में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाए हैं। ऐसे जहाँ मतलब परमाणु बने ही ना, मतलब परमाणु बम से रिलेटेड कुछ भी चीज ना बने। देखो मान के चलो कोई औजार हमारे पास आता है तो मेरा क्या होता है भाई, उससे यूज करने का मन करता है। अगर कोई गुस्सा लग जाता है तो हम लोग मान लो किसी का बंदूक रहता है, अगर कहीं झगड़ा हो गया तो अपना ही बंदूक निकाल कर किसी को मार दिया, है ना, गन से किसी को भी मार दिया। तो अगर है हथियार तो उसको यूज करने का भी मन करता है, दिमाग में काल सवार हो जाता है कि इसका यूज करना है, किसी को मारना है। ठीक है, तो गुस्सा में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। स्पेशल पॉइंट है कि संध्या निगरानी संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिलकर परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने में दिशा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरों की पहचान कीजिए। क्या है गैर पारंपरिक सुरक्षा? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ गैर पारंपरिक सुरक्षा अलग से। तो ये समझिए, इसे आप लिख भी लीजिएगा। देखिए, गैर पारंपरिक सुरक्षा को इंग्लिश में रहता है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। तो गैर पारंपरिक सुरक्षा उन खतरों से जुड़ी है जो सीधे सैन्य टकराव नहीं, जिससे सेना से डायरेक्टली टकराव नहीं होता, बल्कि किससे, पर्यावरण, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और समाज से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि जलवायु परिवर्तन, महामारी, जैसे कोविड-19 हुआ, तो ये डायरेक्टली टकराव नहीं होते हैं, डायरेक्टली हमसे युद्ध में मैदान में नहीं लड़ते हैं। ये ऐसे होता है ना,
जो जल समाज से हो जाता है, स्वास्थ्य के कारण होता है या फिर कोई भयंकर महामारी आ गया, उसके कारण ये होता है। तो इसी के सुरक्षा के बारे में बात करता है। साइबर हमले, खाद्य व ऊर्जा सुरक्षा और मानव तस्करी जो लोगों और राज्यों की सुरक्षा और कल्याण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है ना? मतलब ये ऐसा खतरा होता है गैर पारंपरिक, जिनमें जैसे मान लो कोविड-19, तो ये पूरे समाज को एक साथ लड़कर इससे क्या हुआ, क्या करना पड़ेगा, सबको मिलकर साथ ये करना पड़ेगा, चाहे वो पूरा देश हो, एक देश मिल के इस खतरा से नहीं लड़ सकता। जलवायु परिवर्तन या महामारी कोई भी ऐसा बाढ़, भूकंप, तो इसमें या फिर वो जो पिघल रहे हैं आपका, फिर ये आपने ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुना होगा। तो ऐसे जो होते हैं, इन सब चीज़ों से सिर्फ़ अकेले एक देश नहीं लड़ सकते हैं, सभी को एक साथ मिलना पड़ता है। तो ये जो है इसका गैर पारंपरिक सुरक्षा होता है। समझ में आ रहा है? यह पारंपरिक सुरक्षा राज्यों की सैन्य सुरक्षा से अलग है और यह अब राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जिसमें मानव सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो हर देश को इसमें मिलकर साथ देना पड़ता है। चलिए इसे आगे समझते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिए कि गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे वे खतरे हैं जो सेना, युद्ध या सीमाओं से सीधे नहीं जुड़े होते हैं, लेकिन ये किसी देश की स्थिरता, विकास और जनता की सुरक्षा को गंभीर रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है? ये खतरे आधुनिक समय में तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी के समय में ये सब खतरा ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो कौन-कौन सा ये खतरे होते हैं। मान लो मुख्य गैर पारंपरिक सुरक्षा के खतरे ये हैं, जैसे आतंकवादी, ये क्या है, खतरा है ना? गैर पारंपरिक खतरा है। तो इसमें जैसे आतंकी संगठनों द्वारा कई की गई हिंसा और हमले देश के अंदर असुरक्षा पैदा करता है। तो ये कहता है कोई दुश्मनी के लिए क्या करता है, एक देश दूसरे देश में हमला कर देता है। और ये नुका-चुरा के करता है, ये डायरेक्टली नहीं करता है। डायरेक्टली जाके सामने से नहीं लड़ता है, ये क्या करता है, छुप के लड़ता है। ठीक है? पता नहीं चलने देता है कहाँ आतंकवादी हमला करने वाला है। तो ये गैर पारंपरिक है और गैर पारंपरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपका आता है साइबर हमले। तो ये ऐसा हमला होता है ना जो चुपके से मतलब चोरी करके किया जाता है। जैसे इंटरनेट, डाटा, बैंकिंग सिस्टम और सरकारी वेबसाइट पर हमले। आज बहुत बड़ा ये खतरा देखने को मिलता है ना, साइबर हमले का ये खतरा है। दूसरा जलवायु परिवर्तन, जिसमें से जलवायु परिवर्तन गैर पारंपरिक सुरक्षा कैसे खतरा है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग इससे होता है। जलवायु परिवर्तन में क्या-क्या आ जाता है? ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, चक्रवात, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण है। और इससे क्या होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था और जीवन दोनों को क्या होता है, नुकसान पहुँचता है। अगला स्टूडेंट आपका आता है महामारी और स्वास्थ्य संकट। तो ये गैर पारंपरिक क्या है, सुरक्षा इसके अंतर्गत करना पड़ता है। तो गैर पारंपरिक ये संकट से लड़ने के लिए हम लोग सुरक्षा करते हैं, ये गैर पारंपरिक। तो महामारी और स्वास्थ्य संकट, कोविड-19 जैसी जो महामारी बीमारी फैली थी, ये पूरे देश को सुरक्षा को प्रभावित करती है। मतलब कि जब कोविड-19 जैसी बीमारी आए थे, तो इनसे लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ मिला था और कोविड-19 के लिए है ना, वैक्सीन का अ वैक्सीन लगवाया सबको। तो ये बनाया वैक्सीन बनाया इसके लिए। मानव तस्करी और मादक पदार्थ तस्करी, यह समाज और युवा पीढ़ी को असुरक्षित बनाते हैं। प्रवास और शरणार्थी संकट, युद्ध का प्राकृतिक आपदा के कारण बड़ी आबादी का पलायन भी सुरक्षा का नया खतरा बनता है। खाद्य और जल सुरक्षा, भोजन और पानी की कमी समाज में अस्थिरता पैदा कर सकती है। पर्यावरण प्रदूषण, हवा, पानी और मिट्टी का प्रदूषण भी दीर्घकालिक सुरक्षा जोखिम बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब कि पूरे दुनिया का अर्थव्यवस्था बिज़नेस, है ना? तो इसके बारे में समझिए। क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ वे बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो एक देश में शुरू होकर कई देशों में अपना व्यवसाय चलाती हैं, है ना? मतलब कोई एक देश में ये इसका उद्घाटन होता है, तो ये पूरा दुनिया में ना इसका व्यापार चलता है, बिज़नेस चलता है। तो आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएनसीएस का प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ा है। इन कंपनियों ने दुनिया को आर्थिक रूप से जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन इनके कुछ नकारात्मक पहलू भी है। लेकिन देखो एमएनसीएस क्या होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है? क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला याद रखना, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो आपने देखा अभी इसका मतलब कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ है ना, बहुत सारी कंपनियाँ। तो राष्ट्र का एक बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं। तो यही है इसका मतलब नेशनल कॉर्पोरेशन। देखो अब देखो इसमें देखिए नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू है। तो सकारात्मक पक्ष की अगर बात करें तो वो एमएनसीएस उन देशों में रोजगार, तकनीक, निवेश और पूंजी लेकर आती है जहाँ वे अपना व्यापार फैलाती है ना? वहाँ रोजगार, जहाँ व्यापार चलाएगा तो वहाँ तो भाई बिज़नेस भी मतलब रोजगार भी आ जाएँगे, है ना?
नया टेक्निक आएगा, पूँजी होगा, निवेश करेंगे और पूँजी भी देंगे जिससे बिज़नेस होगा और यह आय राष्ट्रीय आय की, है ना? राष्ट्र में आय का या फिर भी आर्थिक विकास को किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ाएगा और जिस राष्ट्र का जो ये कंपनी है, उस राष्ट्र में भी इसका फ़ायदा होगा, है ना? और उस राष्ट्र की भी इनकम जो है वो बढ़ेगा। और ये पूँजी लेकर आती है जहाँ वे अपना व्यापार फैलाती है। इससे स्थानीय लोगों का आधुनिकी आधुनिकीकरण होता है और देशों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का अवसर अ, मिलता है। एमएनसीएस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाती है, नई तकनीक और प्रबंधन पद्धतियों को फैलाती है, जिससे अर्थव्यवस्था को कई लाभ मिलते हैं। लेकिन इनके नकारात्मक प्रभाव भी कम नहीं है। अक्सर देखा गया है कि एमएनसीएस मुनाफ़े के लिए विकासशील देशों में सस्ती श्रम और कमज़ोर कानूनों का फ़ायदा उठाती है। इससे स्थानीय उद्योग कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि वे बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। कई बार एमएनसीएस प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग कर पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। इसके अलावा इनका आर्थिक प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि वे सरकार की नीतियों पर भी दबाव डालते हैं। समग्र रूप से बात किया जाए तो एमएनसीएस वैश्विक अर्थव्यवस्था को गति देती है, लेकिन उनके लाभ और नुकसान दोनों मौजूद हैं। इसलिए संतुलित नीतियों और मजबूत कानूनों के साथ ही इन कंपनियों से अधिकतम फायदा उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है मोस्ट इम्पोर्टेंट वैश्विक मार्क्सवादी एवं उदारवादी व्याख्या का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो मार्क्सवादी एक विचार स्ट्रेंथ तो वैश्विक को अलग-अलग विचारधाराएँ अलग-अलग से समझाती है। वैश्वीकरण को जो अलग-अलग जो विचारधारा है वो क्या करते हैं, अलग-अलग विचार से समझाते हैं। तो इसमें अगर उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करें तो समझिए, उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी एक विचार स्ट्रेंथ तो उदारवादी विचारधारा है ना? तो उदारवादी विचारधारा वैश्वीकरण को एक सकारात्मक और स्वाभाविक प्रक्रिया मानती है ना? इनके अनुसार वैश्वीकरण दुनिया को जोड़ता है, व्यापार बढ़ाता है, तकनीक का आदान-प्रदान करता है और सभी देशों के लिए विकास के नए अवसर खोलता है। तो उदारीकरण कहते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था हो, मुक्त बाज़ार और निवेश देशों के बीच सहयोग बढ़ता है इससे। तो इसके कारण रोज़गार बढ़ता है, नए उद्योग विकसित होते हैं और समाज आधुनिक बनता है। उसकी नज़र में वैश्वीकरण शांति और साझेदारी को बढ़ावा देता है और ये गरीब लोगों के लिए, है ना, बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अगला स्टूडेंट देखिए अगला क्या है स्टूडेंट्स मार्क्सवादी दृष्टिकोण में देखेंगे। स्टूडेंट्स मार्क्सवादी दृष्टिकोण वैश्वीकरण को पूंजीवाद का विस्तार मानता है। उनके अनुसार वैश्वीकरण का असली लक्ष्य अमीर देशों और बड़ी कंपनियों को अधिक मुनाफा देना है ना? तो देखिए याद रखना मार्क्सवादी हमेशा ना अमीर लोगों के बारे में सोचता है। ठीक है? अमीर जो बड़े-बड़े जो लोग होते हैं उनके बारे में सोचता है और उदारवादी गरीब लोगों के हित के बारे में सोचता है। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि वैश्वीकरण से विकसित देश विकासशील देशों पर आर्थिक नियंत्रण बढ़ाते हैं। इसमें गरीब देश क्या होते हैं और भी गरीब हो जाते हैं और आर्थिक असमानता बढ़ती है। तो मार्क्सवादी का जो विचार कहता है कि गरीब देश क्या होते हैं वो और गरीब होते हैं और अमीर देश और अमीर हो जाते हैं क्योंकि ये जो कंपनियां अमीर देश में जाएंगे तो वो और भी ज्यादा फायदा करेंगे गरीब देश में इसके वजह से बहुत नुकसान हो सकता है ना। वे यह भी मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां सस्ते और श्रम संस्थानों का क्या करती है शोषण करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी वैश्विक संस्थाएं कार्य में लगी हुई है। पर्यावरण संरक्षण आज दुनिया की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। इसी कारण कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर रही है। प्रमुख वैश्विक संस्थाएँ निम्नलिखित है। पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जैसे यूएनईपी इसका फुल फॉर्म होता है नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यह पर्यावरण संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। यह देशों को पर्यावरण नीतियाँ बनाने में सहायता करती है और पर्यावरण से जुड़े वैश्विक रिपोर्ट तैयार करती है। अंतर सरकारी जलवायु परिवर्तन आईपीसीसी गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह संस्था जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से संबंधित वैज्ञानिक का जानकारी एकत्रित करती है और दुनिया को बताती है कि तापमान बढ़ने के क्या खतरे हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा आता है विश्व प्रकृति कोष WWF वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर। यह संस्था वन्य जीवों, जंगलों, नदियों और समुद्री जीवन की रक्षा के लिए काम करती है। यह पर्यावरण जागरूकता क्या करती है, फैलाती है। अगला आता है ग्रीन पीस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो प्रदूषण, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान चलाता है। दूसरा आता है यूएनएसको। तो ये क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, यह प्राकृतिक धरोहरों या वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की क्या करता है, रक्षा करता है और पर्यावरण शिक्षा को क्या करता है, पर्यावरण की शिक्षा को बढ़ावा देता है। एफएओ खाद्य और
कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। यह मिट्टी, जल और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है। अगला टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन लिया है, विश्व व्यापार संगठन, समझ लीजिए क्या होता है। तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्र के अंदर की क्या है, संस्था है, जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, डब्ल्यूटीओ का। तो ये इससे विश्व व्यापार में विश्व में क्या होते हैं, व्यापार होते हैं। तो ये विश्व व्यापार के लिए संगठन है। इनका मुख्य उद्देश्य किसी विश्व व्यापार को सरल, मुक्त और न्यायपूर्ण बनाना है। यह देशों के बीच व्यापार से जुड़ी नीतियों, नियमों और विवादों को संभालता है। डब्ल्यूटीओ वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार को नियंत्रित करता है। यह सदस्य देशों को एक समान व्यापारिक मंच प्रदान करता है ताकि व्यापार में भेदभाव ना हो। हालांकि कई बार इसे विकसित देशों के पक्ष में झुका हुआ भी माना जाता है। फिर भी वैश्विक व्यापार को स्थिरता देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। डब्ल्यूटीओ मतलब मैंने क्या बताया, एक संगठन है। ये ऐसा संगठन है जो कई देश मिलकर एक साथ बनाए हैं, ठीक है? याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पेरिस जलवायु समझौता का महत्व। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना, याद कर लीजिएगा। पेरिस जलवायु समझौता यानी 2015 में इसका समझौता किया गया था। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना होता है। यह समझौता सभी देशों को एकजुट करके पृथ्वी के बढ़ते तापमान यानी 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और कोशिश करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ अ, पिघलने, समुद्र स्तर बढ़ने और चरम जलवायु घटनाओं के खतरे को इससे कम हो सकता है। इस समझौते का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इसमें लगभग सभी देशों ने पहली बार मिलकर जलवायु संकट के माध्यम की जिम्मेदारी स्वीकार की। हर देश को अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना एनडीसीएस बनानी होती है, जिसमें प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करने का वादा करते हैं। यह समझौता विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी दिलाता है ताकि वे स्वच्छ ऊर्जा, हरित तकनीक और पर्यावरण सुरक्षा के उपायों को बढ़ा सके। समग्र रूप से अगर बताया जाए, पेरिस समझौता पर्यावरण की रक्षा, टिकाऊ विकास और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अगला है स्टूडेंट्स, मानव सुरक्षा का अर्थ और आयाम। देखिए, मानव सुरक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति को भय और अभाव से मुक्त रखते हुए सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन क्या करना, प्रदान करना। यही तो मानव सुरक्षा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति जरूरत वातावरण में जी सके, उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो और उसका जीवन संकटों से सुरक्षित रहे। मानव सुरक्षा का केंद्र बिंदु राष्ट्र नहीं बल्कि व्यक्ति होता है ना। सिर्फ राष्ट्र नहीं, इसके ये तो मानव सुरक्षा में कि सिर्फ राष्ट्र नहीं आते हैं, राष्ट्र के व्यक्ति आते हैं, ठीक है। मानव सुरक्षा के आयाम की बात करें तो मानव सुरक्षा कई महत्वपूर्ण आयाम है, जैसे आर्थिक सुरक्षा, आजीविका व रोजगार की सुरक्षा इसमें आता है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा, प्राप्त और पौष्टिक भोजन का उपलब्ध होना। स्वास्थ्य सुरक्षा, बीमारियों से बचाव और बेहतर सेवाएं देना। पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण व प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। व्यक्तिगत सुरक्षा, हिंसा, अपराध और शोषण से सुरक्षा। सामुदायिक सुरक्षा, सांस्कृतिक व सामाजिक पहचान की रक्षा। राजनीतिक सुरक्षा, अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। वाणिज्यवाद यूरोप में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच प्रचलित एक आर्थिक विचारधारा थी। इसके अनुसार किसी देश की समृद्धि सोना चांदी कीमतों के भंडार से मानी जाती थी। इसलिए वाणिज्यवाद में सरकारें यह प्रयास करती थी कि निर्यात यानी एक्सपोर्ट आर्थिक और आयात इंपोर्ट कम हो, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, ताकि देश में अधिक धन आए। समझ में आ गया? तो एक्सपोर्ट यानी हमारे देश से दूसरे देश में जाके क्या हो, बिके। उस देश से हम कम नहीं, लेकिन हमसे हमारे देश से ज्यादा ले, ताकि हमें ज्यादा फायदा हो, ज्यादा धन हो। इस विचारधारा के तहत विदेशों में उपनिवेश स्थापित किए जाते थे, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता था, विदेश व्यापार पर कड़ा सरकारी नियंत्रण होता था। जहाज रानी और व्यापारियों की विशेष सुविधाएं दी जाती थी। वाणिज्यवाद का क्या लक्ष्य था? उसका लक्ष्य था कि अधिक व्यापार करके राष्ट्र को समृद्ध बनाया जाए, पावरफुल बनाया जाए ना, धनवान बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर करवा दिया। आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगा, उसमें पासवर्ड लगे होंगे। इस पासवर्ड के लिए आप इंस्टा में आप मैसेज कीजिएगा मुझे, और डिसिप्लिन से आप मांगेगा पासवर्ड, ठीक है। जिससे देखिए, मैं इसलिए करता हूँ आप लोगों को बताइए कि मैं चाहता हूँ कि ये जो भी स्टूडेंट मेरे देख रहे हैं, मैं उससे जानूँ, उससे बात करूँ, है ना, ताकि पता चले कि मेरे पास कौन-कौन सा स्टूडेंट्स हैं, कहाँ-कहाँ के स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपको पीडीएफ का पासवर्ड टेलीग्राम में ही इंस्टा में मिलेगा। टेलीग्राम में जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट बार, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जहाँ स्प्लैश बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।